हेलो, वेलकम टू रितपुर जी के। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आप लोग को परीक्षा माने के संभावना एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और एसएससी जीडी के लिए, बीपीएससी दरोगा हुआ, इतिहास के जो 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए एमसीक्यू। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। जो मेरा चैनल जरूर देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें भी। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए कर रहा है, सिकंदर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नंबर ए में दिया है कालाशोक, बी में दिया है महापद्नन, सी में दिया है महानिन, डी में दिया है घनानन। चलिए दोस्तों, आप लोग आंसर बताइएगा। सिकंदर ने भारत पर किसके शासन पर आक्रमण किया था? चलिए, तो घनानन के शासनकाल में कितने किया गया था? तो घनानन के शासनकाल में किया था। घनानन के शासनकाल में किया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया और भारत के मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया और भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? महापद्नन का, महानंदिन को, कालाशोक को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको आया था? चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए देखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, मैंने इन तीनों का नहीं हराया था, तीनों को जीत लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। कह शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? जो मेरा रितपुर चैनल देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर करें। आपको 30 एमसीक्यू जितना भी पूरा वीडियो बनाए हुए हैं जरूर पूरा लास्ट तक देखें। सभी टॉपिक बाय टॉपिक प्लस एमसीक्यू भी लाते रहते हैं बीच में। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहेंगे। परीक्षा मानने के लिए बहुत से संभावना होते हैं प्रश्न के लिए, जो आपको एमसीक्यू हिस्टोरी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदर्शक, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? न कालाशोक ने था, नंदीवर्धन ने था, न नागदर्शन था, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। कहा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? याद देखिएगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? चलिए आप लोग बताइएगा। नंबर 1 ए में दिया है, 1 में शिशुनाग, बी में 2 में कालाशोक, 3 में नंदीवर्धन, सी में नागदर्शन। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। तो बौद्ध संगीत द्वितीय कब कहाँ पर आयोजन किया था? तो कालाशोक में। कौन था वहाँ पर शासनकाल में? तो कालाशोक राजा था, उसी के शासनकाल में आयोजित किया गया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? चलिए आप लोग बताइएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में शिशुनाग, बी में कालाशोक, नंदीवर्धन या नागदर्शन। चलिए 5 का आंसर आते हैं नागदर्शन था। शिशुनाग वंश का शासक था शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग ने स्थापना किया था। अंतिम शासक कौन था? तो नागदर्शक था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, कह हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु हैं कि बिंबिसार हैं कि नागदर्शक हैं कि बिंदुसार हैं? चलिए आप लोग बताइएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? चलिए आप लोग पूरा प्रश्न लिए गए, इसलिए आंसर हम बताते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार हो गया, आंसर बिंबिसार चला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए जो मेरे रितपुर जी के जो देख रहे हैं, देखिए मेरा लोगो लगा और रितपुर जी के जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं। करा है, राजगिरी से पाटलिपुत्र तक हर्यक वंश की राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था? नंबर 1 में उदयनी, बी 2 में दिया है नागदर्शक ने, 3 में दिया है अजातशत्रु ने, 4 में दिया है बिंबिसार ने। राजगिरी से पाटलिपुत्र हर्यक वंश की स्थापना को किसने स्थानांतरित किया था? चलिए आंसर चलते हैं। किसने किया था? उदयन ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, किसने किया था? उदयन ने। राजगिरी से पाटलिपुत्र
तो बस का स्थापना स्थानांतरित किसने किया था? मतलब उसने हर तरह स्थानांतरित किया था, मतलब बदला था, तो उदय ने किया था। किसने किया था? उदय ने। आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 8 पर। स्वायत्तंबर के नेता कौन थे? नंबर 1 में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, 2 में दिया स्थूलबाहु, 3 में दिया है गौसाल, भद्रबाहु दिया है 4 में। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। स्वायत्तंबर के नेता कौन थे? तो स्थूलबाहु थे, अजय बाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, गुप्त काल के थे, गुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेरा चैनल जरूर रितपुर जी के देखिए, लोगो लगा हुआ, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। आपको परीक्षा आने का हर समय NTPC ग्रुप डी, SSC, BPSC, दरोगा पुलिस में, अब बैंक में आने के लिए बहुत सारे संभावना होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास का, हिस्ट्री का। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। वह स्थान जहाँ बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं आंसर की ओर। वह स्थान जहाँ बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, तो कहाँ हुए थे? प्रबुद्ध में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो आंसर कहाँ चल जाएगा? प्रबुद्ध बोध गया। देखिए लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। सारनाथ कुशीनगर में उनका मृत्यु का देहांत हो गया। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, सारनाथ में जाकर महात्मा बुद्ध ने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है महावीर की शिक्षाओं को अखाड़े के रूप में जाना जाता है। त्रिरत्न जाता है 1 में, 2 में दिया है अष्टांगिक मार्ग है, 3 में दिया है 1 और 2 दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर फटाफट बताइएगा। देखिए दोस्तों कहानी का कहता देखिए, जब कुछ करना है तो कुछ मेहनत करना है, माँ बाप को रोशन करना है तो GK GS भी पढ़ना है। कहते हैं आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग नौकरी भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखिएगा। कहता है महावीर की शिक्षाओं को अखाड़े के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन जाना जाता है तो त्रिरत्न में जाना जाता है महावीर की शिक्षा के रूप में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार राज्य में। और उनका देहांत कहाँ हुआ था? पावापुरी में पड़ता है, जो उनका मंदिर भी बना है, पावापुरी में उनका देहांत हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब महावीर थे 24वें तीर्थंकर भी थे, याद रहेगा। ऋग्वेद के सूत्र कहाँ रागबुद्ध किए थे? 1 में जाए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के सूत्र कहाँ रागबुद्ध किए गए थे? तो पंजाब में, याद रखिएगा। कहाँ रखिएगा? तो पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कौन सा विद्वान मानते थे कि आर्यों का आगमन ध्रुवीय क्षेत्र से हुआ है? कहता है कौन सा विद्वान मानते थे कि आर्यों का आगमन ध्रुवीय क्षेत्र से हुआ है? नंबर 1 में दिया है मैक्स मुलर, 2 में दिया है RD बनर्जी, 3 में दिया है BC तिलक, 4 में दिया है B स्मिथ। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। कौन सा विद्वान मानते थे आर्यों का आगमन ध्रुवीय क्षेत्र में हुआ था? तो BG तिलक ने। कौन सा? BG तिलक ने, मैंने बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। करा है माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। कितना दिन लड़ी गई थी? 14 दिन लड़ी गई थी महाभारत में लड़ाई। 16 दिन, 18 दिन कि 20 दिन? चलिए आप लोग आंसर फटाफट बताइएगा। आप लोग महाभारत देखते याद होगा। तो कितना दिन लड़े गए था? 18 दिन युद्ध किया गया था। 18 दिन युद्ध लड़ी गई थी महाभारत में। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा और वैदिक समाज में सामान्य चीज़ें खाई गई थी। कांस का उपयोग था, घोड़ा का, लोहा का उपयोग सभी का। आप लोग आंसर बताइएगा। हड़प्पा और वैदिक समाज सामान्य चीज़ थी। चलिए आप लोग बताते हैं कांस्य युग था, उस समय क्या था? कांस्य का उपयोग ज़्यादा होता था।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई आकर्षण का मंत्र शामिल है। देखिए वेद होता है कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार। देखिए पहला में दिया है यजुर्वेद, जादुई तो ना का पूछ रहा है, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। चलिए आप लोग निकाल, निम्नलिखित में से किस वेद की जादुई आकर्षण होता है। जादुई वेद किसमें होता है, अर्थवेद में होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो गया, सामवेद हो गया, आयुर्वेद वाला हो गया, यजुर्वेद हो गया, ठीक वाला। चलिए अगला चलते हैं आगे प्रश्न की बार। प्रश्न नंबर 16 में देखिए, जो मेरा रितु जी के जरूर सब्सक्राइब कर, लाइक भी करें, दोस्तों से शेयर करें। परीक्षा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न आने के लिए बहुत सारे संभावना होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। देखिए अब आप सही से कहते हैं, जिंदगी में आंधी तूफान आते रहेंगे, जिंदगी में आंधी तूफान आते रहेंगे, अब पढ़ने वाले को भी रियल तो होते रहेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखें और पूरा बने रहें। चलिए दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जो मेरे रितु जी की यूट्यूब चैनल है, जरूर आप लोग जरूर पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। जितना भी वीडियो पढ़ाए हैं आप लोग देखें, तो हर समय आप लोग का परीक्षा मारने के लिए बहुत संभावना, जैसे पढ़ाएँ कंप्यूटर का, केमिकल रिएक्शन, बैच होता, नेशनल डे, इंटरनेशनल डे भी का टॉपिक भी बता चुके हैं। चलिए 16 नंबर का पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्या निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला का प्राचीन शहर स्थित है। गंगा जमुना के बीच, महानदी गोदावरी के बीच, सिंधु झेलम बीच, कृष्णा और कावेरी के बीच। तक्षशिला प्राचीन है तो कहाँ है, सिंधु और झेलम के बीच है तक्षशिला पड़ती है, तो कहाँ स्थित है, सिंधु और झेलम के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर पर, किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। शिशुनाग ने। कौन की थी, शिशुनाग ने। कौन सा शासक दूसरा परशुराम परशुराम के रूप में आकर्षित है। नंबर 1 में महापद्मनाभ मंद है, 2 में दिया है बिंबिसार, 3 में दिया है सिकंदर, 4 में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। चलिए आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 में चल जाएगा, महापद्मनाभ ने किया था। चलिए देखिए मिलान कीजिएगा, दिया हुआ है मैचिंग करने के लिए, कॉलम ए से कॉलम बी। निम्नलिखित में मिलाइए। नंबर दिया है परघोत, उद्यन, प्रश्नजीत, अजातशत्रु। इधर दिया है कहाँ कहाँ के राजा थे, मगध के, बतस के, अवंती के, कौशल के। चलिए आप लोग बताइएगा। देखिए परोघात, इसका आंसर कौन चल जाएगा, सी चला जाएगा करेक्ट आंसर पर। कराया परोघोत कहाँ के थे, तो अवंती के थे, याद रखिएगा। देखिए परोघत कहाँ के थे, मिलाइएगा, अवंती के थे, परोघत हो गया। अब दूसरा उद्दीन कहाँ के थे, उद्दीन थे, बतस के हो जाएगा। अब प्रश्नजीत कहाँ के थे, कौशल के राजा थे। प्रसेनजीत थे, अजातशत्रु थे मगध के, जो पता है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला भी मैचिंग करना है। राजधानी दिया है अस्मक, कम्बोज, बतस, मत्स्य, सब दिया है, कौशंबी। चलिए आप लोग अगला पर चलते हैं टॉपिक पर। देखिएगा अस्मक कहाँ खो गया, अस्मक का चल जाएगा 3 पर चल जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी चला जाएगा आंसर। कम्बोज हो गया, कम्बोज हो गया, हटाक हो गया, बतस बत्स हो गया, कहाँ का, कौशंबी का, कौशंबी का। मत्स्य हो गया विराटनगर का, याद रखिएगा, मत्स्य हो गया विराटनगर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा बराबर की पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी थे। बौद्ध के, आजीविक के, स्वयंबर जैन के, दिगंबर जैन के। किसके थे, तो आजीविक के थे। कौन सा आंसर हो जाएगा, आजीविक के थे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, अगर अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि खैर द्वारा सही अर्थ निकाला गया है। नंबर 1 में अलेक्जेंडर कनघिम्सरा, 2 में जेम्स प्रिंसम के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा, कि मोतीमर वही द्वारा। आप लोग आंसर बताइएगा पढ़ के। जिसके पढ़ते हैं हिस्ट्री तो किताब पूरा पढ़ें चैप्टर, जरूर आप लोग हिस्ट्री का एमसीक्यू आंसर दीजिएगा।
चलिए हम आप लोग आंसर बताते हैं। कहता अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि के द्वारा सही अर्थ निकाला गया था, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजी विद्वान पश्चिमी पुरातत्वविद थे। वे बंगाल सोसाइटी जनरल के प्राचीन में थे। वह अशोक और ब्राह्मी लिपि शिलालेखों को समझने वाला व्यक्ति भी था। जेम्स प्रिंसेप था। सिलोन के लिए अशोक का समकालीन शासक कौन था? आप लोग बताइएगा। 23 नंबर का सिलोन का समकालीन कौन था? नंबर ए में दिया है मोगलीपुत्र तिरसठ, 2 में है मुतासिब, 3 में है अभैया, 4 में है देवानशिप्पा तिस्ता। चलिए इनका आंसर कौन चलेगा? करेक्ट आंसर 4 चलेगा, देवानशिप्पा तिस्ता में। अशोक सिलोन शासक के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाए रखता था। देवानशिप्पा तिस्ता मुतासिब का दूसरा पुत्र था। वह शासक बनने से पहले अशोक का मित्र भी था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिएगा निम्न में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के, कि पुष्यमित्र शुक्र के, बिंबिसार के? तो किसका था? सिकंदर महान शासक समकालीन था तो चंद्रगुप्त मौर्य के था। चलिए प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल था? दुस्सासप था, सुविशाख था, पुष्यगुप्त था कि राधागुप्त था? चलिए आप लोग आंसर फटाफट बताइएगा। देखिए मेरे दोस्तों, जो भी ऋतुपुर जी के देख रहे हैं दोस्त, चाहे भाई हो बहन हो, चाहे स्टूडेंट वगैरह जो भी हो, जो देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करने। आप बहुत सारा ज़्यादा शेयर भी करें ग्रुप में, फेसबुक चाहे व्हाट्सएप हो, जैसे भी हो आप लोग शेयर करना भी ना भूलें। आप लोग का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आता रहेगा। MCQ भी क्वेश्चन को लाते रहेंगे जो आप लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछा जाता है, बहुत सारा लाभदायक होगा। देखिए आजकल किताब पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। चलिए मोबाइल देखिए, फिल्म देखते हैं जो, आराम से क्वेश्चन को देखिए, ऋतुपुर जी के पा करके अपना टाइम निकालिए। आप लोगों का परीक्षा मारने के लिए हर संभावना सही उत्तर होता है, निकलेगा। जो माँ बाप का रोशन करना चाहते हैं जरूर ऋतुपुर जी की ज्वाइन करें। देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल था? चलिए आप लोग आंसर दे दिए होंगे। आप लोग आंसर बताते हैं तो दुस्सापस था। चलते हैं प्रश्न। चलिए देखिए इसका व्याख्या भी बनाए हुए हैं। रुद्रमा जूनागढ़ के सम्राट अशोक थे कहता था। गिरनगर एक पहाड़ी अशोक से अलग तीसरी शताब्दी ईपी से तानभीट में थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। और देखो लिखा करा देखिए करा मौर्य शासक चंद्रगुप्त 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर शासन नामक झील बनाए जाने का उल्लेख भी शिलालेख में शामिल मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। सातवाहनों के मुख्य रूप से अपने सिक्कों को ढाला है। सातवाहन को मुख्य रूप से अपने सिक्कों ढाला लेड से कि चांदी से कि सोना से, कॉपर से? ठीक है, साइंस का कॉपर होता है, सी होता है। ये बातें ढाला था। चलिए इसका आंसर बताते हैं आप लोगों का। सातवाहन मुख्य रूप से किसका सिक्का रहता था? लेड का। लेड मैंने शीशा होता है, इसको होता है PB होता है, प्लम्बम। चांदी हो गया, सिल्वर AG होता है इसका। सोना हो गया, AU हो गया। कॉपर हो गया, CU हो गया, कॉपर का संकेत। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। 27 पर अंग्रेज द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? नंबर 1 में जलियांवाला बाग हत्याकांड था, चौरी चौरा हादसे में जांच था, संवैधानिक सुधार था। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट। चलिए आप लोग आंसर देते हैं। अंग्रेज द्वारा गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक सुधार था। आप लोग आंसर 3 सही इसका हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है नवंबर 1927 में ब्रिटिश ने आगे के संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता साइमन कमीशन की नियुक्ति आयोग संसद जांच करने के लिए साइमन इसका कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? नंबर 1 में है संविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 में है असहयोग आंदोलन, 3 में है खिलाफत आंदोलन, 4 में है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन।
कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। लॉर्ड इरविन कार्यकाल में आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आंसर नंबर ए पर चला जाएगा। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार राज्य का आंदोलन था। देखिए लॉर्ड इरविन देखिएगा, 1926 से 1931 के कार्यकाल था। बटलर कमीशन 1927 में लागू किया था। जिन्ना के 14 बिंदु 1929 में। कांग्रेस का लाहौर सत्र का पूर्ण स्वराज घोषणा 1929 में किया था लॉर्ड इरविन ने। और आगे देखिए लॉर्ड इरविन का दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, याद रखिएगा। नमक भी हुआ था 1930 में। दांडी मार्च भी शुरू हुआ था 1930 में। कौन किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सविनय दांडी मार्च पाथाम में सम्मेलन हुआ था 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। आप लोग का याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे चलते रहे। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? जातक है दिया हुआ है, शुद्ध पिटक, विनय, अभिधर्म बताइएगा आप लोग का। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक अंग नहीं है? तो जातक हो गया, बौद्ध धर्म, त्रिपिटक नहीं है। सूत है, विनय है, अभिधर्म है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। 30 पर ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? नंबर 1 में ऋषभ और अनिष्टव दिया है। 2 में दिया है पार्श्वनाथ और निरंपुत्र, अश्वजित और संजय बिलपुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर कौन मिलता है? इसका आंसर चला जाएगा ये पर। कौन होगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि दोनों भी थे ऋग्वेद के काल में। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिएगा। जैन तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे और भगवान ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के में किया गया है। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जो मेरा चैनल देख रहे हैं रितपुत जी के जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो लाते देखने के लिए आप लोग का पूरे धन्यवाद, थैंक यू। जो मैं देखिए आप लोग के परीक्षा में पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। परीक्षा में आने की हर संभावना है। NTPC ग्रुप डी हुआ चाहे GD हुआ, चाहे आप लोग बिहार राज्य की कोई वैकेंसी भरते हैं, चाहे UP भरते हैं, चाहे सभी प्रश्न में आने की संभावना होती है, जरूर होता है। मैं रितपुत जी के देखिए लोगो लगा हुआ है, इस पर जाएँ जरूर। सब्सक्राइब भी नीचे कर दें, बेल आइकन दबा, जिससे आपको वीडियो अपलोड करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।